एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। हम काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट बायोलॉजी के। धीरे धीरे हम सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए नोट्स की, तो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सभी पीडीएफ जो है नोट्स के मैं वहीं पे प्रोवाइड करती हूँ। सो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए नोट्स की, तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और इन नोट्स में एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर्ड है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी के साथ और नोट्स को, अगर आपको डाउट है तो आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो तो बड़ा ही पहले से हम पढ़ते आते हैं, है ना, पहले से, बहुत पहले से। मैं पूछती हूँ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो आज हम उसको ही बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। छोटी जूनियर क्लासेस में तो हम पढ़ते ही हैं, बट जूनियर क्लासेस में क्या होता है कि हम बहुत ही थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बारे में। तो आज हम उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को। तो चलिए अब मेरे साथ आप चैप्टर के साथ आगे हम प्रोसीड करते हैं। बात करें हम, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो पहले ही मैंने दिखाए हुए हैं आपको, पहले ही मैंने लिख दिए हुए हैं ताकि इजी हो जाए लर्न करना। मैं तो इसी तरीके से लर्न करती थी, साइंटिस्ट एक जगह लिख लिए पूरे चैप्टर के और फिर उनको लर्न कर लिया, क्योंकि अलग अलग लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो एक ही जगह पे सभी साइंटिस्ट मैंने लिखे हुए हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ क्या है। सबसे पहले हमारे पास जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था, डिस्कवर किया था किसको, O2 को, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो जोसेफ प्रिस्टली ने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, यूज्ड मिंट प्लांट। इन्होंने कौन से प्लांट में इन्होंने डिस्कवर किया O2, पता होना चाहिए, मिंट प्लांट में इन्होंने O2 को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हमारे पास जैन इंजन हाउस। इन्होंने क्या किया, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या बताया कि जो सनलाइट है वो बहुत ज़रूरी होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन रिलीज ऑक्सीजन। और इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही क्या रिलीज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आए जूलियस वॉन सैक्स ने हमें बताया कि ग्लूकोज इज़ प्रोड्यूस्ड। अब उन्होंने बताया कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। किसने बताया, जूलियस वॉन सैक्स ने बताया। तो आपको ये सभी साइंटिस्ट का पता होना चाहिए कि किसने क्या चीज़ बताई, क्योंकि ये एनसीईआरटी के डेटा है ना, ये जो साइंटिस्ट वगैरह ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में, तो इजीली आपके +4 बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपके इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके +4 हो सकते हैं। तो इसको ज़रूर आपने, साइंटिस्ट तो पता होनी चाहिए, स्पेशली जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो वाले साइंटिस्ट तो आपको पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे TW एंजलमैन वॉट एवर जो भी बोला आप इसको, TW एंजलमैन जो है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया यूज़ क्लैडोफोरा। इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया डिस्कवरी के लिए, क्लैडोफोरा का यूज़ किया। क्लैडोफोरा क्या है, हमारी एक ग्रीन एल्गे है। क्या है, हमारी ग्रीन एल्गे। और हम सबको पता है जो एल्गे है वो किस में आती है, प्लांट किंगडम में आती है। तो एल्गे क्या है, हमारी एक प्लांट है। तो TW एंजलमैन ने क्या किया, इन्होंने क्लैडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गे उसको यूज़ किया, उसकी में डिस्कवरी की कि O2 इज़ इवॉल्व्ड इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। बता, अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं लाइट के। सो जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पे इवॉल्व होती है, सिर्फ ब्लू और रेड रीजन में इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या बताया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में उन्होंने डिस्कवरी की। क्या यूज़ किया उन्होंने, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया यूज़ किए उन्होंने उसमें इन्होंने बताया कि O2 इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम H2O। क्या बताया, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने बताया कि जो O2 इवॉल्व हो रही है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो किससे इवॉल्व हो रही है, कहाँ से आ रही है, वो पानी से आ रही है, H2O से आ रही है वो। तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए, इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में तो आप इजीली उसको कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब क्वेश्चन आता है ना सबके माइंड में, ये मैंने एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है, हेडिंग है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, उसके नीचे के सारे नोट्स आ गए। तो क्लोरोप्लास्ट में होती है फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम होता है।
और जो क्लोरोप्लास्ट है, मेम्ब्रेन सिस्टम होता है कैच लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कौन कैच करता है, भी क्वेश्चन आ सकता है भाई कि प्लांट्स में कैच कौन करता है लाइट एनर्जी को, तो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, कैच करता है लाइट एनर्जी को। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसाइज एटीपी और NADPH। जो आपका ये मेम्ब्रेन सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट का, यही क्या करता है, सिंथेसाइज करता है एटीपी को और NADPH को। और इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा जो होता है, जहाँ जो स्ट्रोमा रीजन होता है वहाँ क्या होती है, शुगर सिंथेसिस होती है। क्या होती है, शुगर बनती है, शुगर की सिंथेसिस होती है स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या करता है, कैच करता है लाइट को और सिंथेसाइज करता है एटीपी को और NADPH को। नेक्स्ट हमारे पास मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन जो है वो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे कौन सी होती है, आपकी लाइट रिएक्शन होती है, पता है ना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन का होती है मेम्ब्रेन में, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड ऑन लाइट। अब उसके नाम में लाइट रिएक्शन आ रहा है तो ये किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्ट डिपेंड करती है लाइट पे। डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, आपकी लाइट रिएक्शन, लाइट पे। नेम से हमें क्लियर हो जाता है ये। तो स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन। जो स्ट्रोमा है वहाँ पे क्या होती है, आपकी डार्क रिएक्शन होती है या फिर कार्बन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन या फिर कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन क्या है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो सारा ऑलमोस्ट सब तो लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना, देखा जाए तो ओवरऑल तो सब लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, सनलाइट पे। मेम्ब्रेन में क्या हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है जो कि डायरेक्ट डिपेंड कर रही है लाइट पे। और स्ट्रोमा में क्या हो रही है, आपकी डार्क रिएक्शन हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइट रिएक्शन के बाद उन पे डिपेंड कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली किस पे आपकी डिपेंड कर रही है, लाइट पे ही डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फोटोसिंथेसिस जो होती है उसकी वो क्या है। अब ये तो अब जो ये इक्वेशन है तो बहुत ही पहले से हम पढ़ते आते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर और ऑटो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की आपकी। ये बहुत ही जानी पहचानी हमारे पास इक्वेशन है, तो आपको ये पता ही होनी चाहिए। वैसे तो आपको पता ही होगी, बट अगर नहीं है तो इसको लर्न कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा वो ऊपर एडिशनल पॉइंट है कि इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप यूज्ड इन 2 फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। क्या हुआ कि इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट का यूज़ किया और रेड ड्रॉप का यूज़ किया कहाँ पे, 2 फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। दो ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में, जो दो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, 2 फोटो सिस्टम्स जो साथ में ऑपरेट करे थे, एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट करे थे, उसमें हमने इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप का यूज़ किया। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पता होना चाहिए, ऐसे इसको लर्न कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। सो ग्रीन लीफ जो है उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है। सबको पता है क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है। सो ये सब कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट जो होते हैं ग्रीन लीफ के अंदर। क्लोरोफिल ए क्या कहता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्या कहता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन जो है वो कलर का होता है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज या फिर वायलेट और ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेजर पिगमेंट टू ट्रैप लाइट। अब आपको पता होना चाहिए जो मेजर पिगमेंट टू ट्रैप लाइट कौन सा है, हमारा क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन लीफ के अंदर होता है। अब जो क्लोरोफिल बी उसके अंदर प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल जो उसके अंदर प्रेजेंट है, वो कैरोटीनॉइड जो उसके अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, वो है आपके एसेसरी पिगमेंट्स, वो हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की। एसेसरी पिगमेंट्स कौन है, ये वाले हमारे क्लोरोफिल ए के जो हेल्प करते हैं वो है हमारे एसेसरी पिगमेंट्स। कौन, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड। सो जो आपके एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं वो करते हैं आपके क्लोरोफिल बी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए क्लोरोफिल ए की, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनका भी रोल है। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब लाइट एंड सेंड एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। ये भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और सेंड करते हैं एनर्जी किसको, क्लोरोफिल ए को। तो आपको पता होना चाहिए कि एसेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं और वो क्या करते हैं।
नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, फॉर्मेशन होती है एटीपी की और NADPH की। ये लाइट रिएक्शन के दौरान कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो लिखे हुए हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है, फॉर्मेशन होती है एटीपी की और NADPH की। नेक्स्ट हमारे पास पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन, जो आपकी ये पिगमेंट्स यहाँ लिखे हैं ना मैंने, ये सभी पिगमेंट्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पे पिगमेंट्स आपके ऑर्गेनाइज होते हैं। तो दो हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन से होते हैं, PS1 दैट इज़ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। दो टाइप के हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का मतलब है कि फोटो सिस्टम 1 इसको नेम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि फोटो सिस्टम 1 जब वो पहले डिस्कवर हुआ तो इनको नेम दिया इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ तो उसको फोटो सिस्टम 2 का नेम दे दिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एंटीना होता है, जो एंटीना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही है, एक एंटीना एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या होता है, सभी पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, और वो एक कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पिगमेंट उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, किसमें, एंटीना में। और जो आपके साइटोक्रोम्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे में क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो हमारा क्लोरोफिल ए होता है वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, कहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 में और फोटो सिस्टम 2 में। अब फोटो सिस्टम 1 जो है वो कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, सो वो 700 तक एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 तक एब्जॉर्ब कर सकता है आपकी लाइट को। अब हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, डेट इज़ जेड स्कीम वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। किसको, जेड स्कीम वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। इसमें क्या होता है, आपकी एक जेड शेप बनती है। कैसे जेड शेप बनती है आपकी, ये ऐसे ऐसे, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे जेड बन रहा है, ऐसे करके जेड बनता है। ये एक मिनट में आपको बताती हूँ, ये ऐसे 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 और ऐसे, ये आपका क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना। तो ये इसको हम तभी क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 2 है और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जेड स्कीम वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। सो यहाँ पे आपकी 680 नैनोमीटर की यहाँ पे लाइट आती है। हमें पता है ना फोटो सिस्टम 2 कहाँ तक की लाइट एब्जॉर्ब कर पाता है, 680 नैनोमीटर तक की। तो इसने यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब की, अब एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो इलेक्ट्रॉन एक एमिट हो जाता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है यहाँ से। उसको कौन एक्सेप्ट करता है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको ले लेता है, उस इलेक्ट्रॉन को। और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम क्विनोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विनोन भी बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनीन बोलते हैं हम इसको, एमिट होने को इलेक्ट्रॉन को, और इसको बोलते हैं क्विनोन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अब वो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहाँ लेके गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, आपकी ADP के साथ एक फॉस्फेट मिलके क्या बना देगा, ATP बना देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका ATP बन जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारा ATP बन गया। अब ये जो ATP है ये आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में फोटो सिस्टम 1 के पास जाएगा। अब फोटो सिस्टम 1 के पास जाएगा, फोटो सिस्टम 1 से भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मतलब कि आपका एमिट होगा, वो भी जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इससे क्या बना देगा, NADP पॉजिटिव है ना, उसको एक इलेक्ट्रॉन देके NADPH बना देगा, NADPH बना देगा। अब आपको इसमें पता चलेगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है जेड स्कीम वाला, उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी फोटो सिस्टम 2 भी, और इसमें ATP भी सिंथेसिस होती है, इस ATP की सिंथेसिस भी होती है, और साथ में NADPH की सिंथेसिस भी होती है। और आपका जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इस वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या बोलते हैं, क्विनोन बोलते हैं। और यहाँ से इसको, ये जो एमिट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं। और इस वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 के बाद कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जेड स्कीम है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये साइकिल नहीं है ना, कोई ऐसे सर्कल थोड़ी बन रहा है।
तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी पता होना चाहिए आपको। जो नॉन साइक्लिक वाली होती है उसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं और एटीपी भी प्रोड्यूस होता है, NADPH भी प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ H2। अब क्या होता है, यहाँ पे स्प्लिटिंग भी होती है H2O की, तो क्या होता है, इनसाइड ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, इनसाइड ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है H2O की, पता होना चाहिए। तो क्या होता है, आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स क्या देते हैं हमें, 4 H पॉजिटिव देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं और 1 ऑक्सीजन देते हैं। दो आपके वाटर के मॉलिक्यूल की जब स्प्लिटिंग होती है तो वो 4 क्या देता है, H पॉजिटिव, 4 ही इलेक्ट्रॉन देता है और 1 देता है ऑक्सीजन, 1 देता है ऑक्सीजन। और अगर हम इसका ही हाफ कर लें, इसको हाफ कर लें, मतलब कि एक ही अगर H2 है तो एक H2O मॉलिक्यूल हमें 2 देता है H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और हाफ O2 देगा। हाफ मॉलिक्यूल किसका देगा, O2 का। अब जो आपकी H पॉजिटिव बन रहे हैं ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, ये एक्यूमुलेशन हो जाती है इनके ल्यूमेन के अंदर ही। कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाती है, इनके ल्यूमेन के अंदर, एक्यूमुलेशन इन ल्यूमेन। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रोवाइडेड टू PS2 फॉर रनिंग ऑफ Z स्कीम। तो ये जो है आपके यहाँ पे जो आपके PS2 है, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्रोवाइड होते हैं, किसको दिए जाते हैं, ये PS2 को, ताकि Z स्कीम चल पाए, ताकि Z स्कीम चल पाए। ठीक है। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के दौरान जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वही आपकी Z स्कीम को चलाते हैं, वही एमिट होते हैं PS2 से। और ये जो H पॉजिटिव बन रही है एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहाँ पे, ल्यूमेन में, थैलाकॉइड के। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेड ड्रॉप। सो रेड ड्रॉप भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। रेड ड्रॉप इज रिडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर। रेड ड्रॉप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर। ये टर्म की डेफिनेशन ऐसे ही पूछ ली जाती है एग्जाम में, सो पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो उसमें क्या होता है, हमने क्या बात करी, नॉन साइक्लिक की बात कर ली है। अब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो नॉर्मल PS1 है इसमें सिर्फ आपका एक ही आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, डैट इज़ फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 ही सिर्फ इसमें इसको रन करता है, और जो Z स्कीम थी उसको दोनों फोटो सिस्टम्स रन कर रहे थे। जो आपकी फोटो सिस्टम 1 है उसकी हमें रेंज पता है, डैट इज़ 700 नैनोमीटर, डेट इज़ 700 नैनोमीटर। अब क्या कहता है ये, 700 नैनोमीटर की लाइट जब इसके पास आती है, इसने एब्जॉर्ब की, तो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इलेक्ट्रॉन एमिट किया। इलेक्ट्रॉन जब इसने एमिट किया तो ये किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पे लेके गया, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेके गया, और फिर से कहाँ पे ले आया इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में। अब इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ADP से क्या बन गया, आपका ATP बन गया। ADP से क्या बन गया, ATP बन गया। तो आपकी जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होता है, सिर्फ और सिर्फ ATP की सिंथेसिस होती है आपकी साइक्लिक वाले में। और नॉन साइक्लिक वाले में आपका ATP भी बन रहा था और साथ में आपका NADPH भी बन रहा था, क्योंकि उसमें क्या थे, दोनों आपके फोटो सिस्टम क्या थे, इन्वॉल्व थे। और साइक्लिक वाले में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, डैट इज़ फोटो सिस्टम 1। नेक्स्ट है पॉसिबल साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज स्ट्रोमा लैमिली। अब आपको भी पता होना चाहिए कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ पे होती है। सो ये हमारी होती है स्ट्रोमा लैमिले में, स्ट्रोमा लैमिले में, बिकॉज इट हैज़ फोटो सिस्टम 1 ओनली। स्ट्रोमा लैमिले में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है और ओनली ATP इज़ प्रोड्यूस, नो NADPH प्रोड्यूस्ड होता है। स्ट्रोमा लैमिले में क्या, लैमिले में हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, क्योंकि इसमें से फोटो सिस्टम 1 होता है और यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है। सो यहाँ से साइक्लिक वाला कवर हो गया और नॉन साइक्लिक वाला भी हमारा कवर हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, सॉरी, ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको रिक्वायरमेंट होती है मेम्ब्रेन की, प्रोटॉन ग्रेडियंट की, प्रोटॉन पंप की, ATP सिंथेसिस की। किसकी, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप, ATP सिंथेस।
क्या होता है, आपका जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है वो कहाँ पे होता है, अक्रॉस थैलेकोइड मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको बताया था कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, आपका ये H पॉजिटिव की क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन होती है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे क्रिएट होता है, थैलेकोइड में। आपका यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका अक्रॉस थैलेकोइड मेम्ब्रेन आपका बनता है। तो एटीपी सिंथेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक CF0 और CF1, दैट इज CF0 एंड CF1। जो आपका CF0 होता है वो इम्बेडेड होता है किसमें, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ही इम्बेडेड होता है। जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो प्रोटॉन में होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव हैपन। CF0 जो एटीपी सिंथेसिस CF0 है साइट है, वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है प्रोटॉन्स की वो होती है। और ये कहाँ पे होता है आपका CF0 है, ये आपको होता है इम्बेडेड होता है कहाँ पे, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में। जो आपका CF1 है वो कहाँ पे होता है, प्रोट्यूड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ थैलेकोइड मेम्ब्रेन। पता होना चाहिए कि CF1 कहाँ पे और CF0 कहाँ पे है, ये आउटर सरफेस में है और ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर है। ब्रेकिंग ऑफ H पॉजिटिव ग्रेडियंट एक्टिवेट्स ATP सिंथेज विच मेक्स ATP। अब यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है ना प्रोटॉन की H पॉजिटिव की, तो इससे क्या हो रहा है, आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो रहा है, आपका ब्रेक हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है ATP सिंथेज, आपका एक्टिवेशन हो जाती है किसकी, ATP सिंथेज की, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ATP बनता है। फिर आपका क्या बनता है, ATP बनता है। तो ये होता है हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, पार्ट 2 में कवर अप कर लेंगे। आई होप सो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।